सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह मनदीप पूनिया जी के साथ इस प्रोग्राम में हम देश विदेश की अहम खबरों पे चर्चा करते हैं पूनिया जी को प्रोग्राम में शामिल, फिर एक एक करके खबरों पे चर्चा शुरू करेंगे। स्वागत है पूनिया जी प्रोग्राम में, नमस्कार। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें, सबसे पहले जो दुखद खबर नेपाल से आ रही है, कल जो वहाँ पर हुआ उसने सबका दिल दहला दिया। जिस तरह से वहाँ से विजुअल जो सामने आए हैं वो तो एक बार आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि कैसे व्यक्ति की मतलब इतनी ज़्यादा क्रूरता के साथ मौत हो सकती है या बह सकता है वो। नेपाल में जो बाढ़ आई है उसमें मरने वालों की संख्या अभी तक कितनी हो चुकी है और लापता का क्या हाल है, जरा बताइए? देखिए गुरप्रीत, सही कहा आपने। जब वो विजुअल्स हम देख रहे थे तो हमें भी बड़ा पसीना छूटा, बड़ा बड़ा बुरा लगा और ऐसा लगा कि बहुत 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 भयानक मौत इन लोगों की हुई है। बहुत बहुत तेज प्रेशर में बहुत ऊंचा पानी, कम से कम भी 20 फुट ऊंचा पानी रहा होगा, 20 से 30 फुट ऊंचा। और जिस हिसाब से वो आया, उसने एकदम मेरे को हैरान कर दिया था। बहुत सारे विजुअल्स में देख रहा था कल। देखिए, नेपाल पुलिस ने ताज़ा अपडेट दिया है। उसमें बताया है कि बाढ़ के बाद अब तक देश में 332 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नेपाल की नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बाढ़ के बाद 910 लोग लापता हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इन लापता लोगों में 517 लोग विदेशी नागरिक हैं, नेपाल सेना के 44 लोग हैं और नेपाल पुलिस के 28 अधिकारी हैं। तो ये बड़ा नंबर है। और चीन ने भी एक दावा किया है कि नेपाल में करीब 100 से ज्यादा चीनी नागरिक लापता हैं। और चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने इस बात की जिक्र किया है। भारत के भी तकरीबन 288 ऐसे लोग हैं जिनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 21 भारतीयों को बचाया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है। और तकरीबन 288 भारतीयों से किसी भी किस्म का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो संख्या है वो बहुत चौंकाने वाली है। और हालात गंभीर हैं, इसलिए रेड क्रॉस से जैसी संस्थाएं हों या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो एनजीओस इस किस्म का राहत बचाव कार्य करती हैं, उन सब ने मदद की अपील की है और कह रहे हैं कि हम वहां पर पहुंच रहे हैं। तिब्बत में भी बाढ़ आई है और तिब्बत में तकरीबन बाढ़ के बाद 588 लोग लापता हैं। 3 लोगों की मौत की खबर हुई है और 260 विदेशी नागरिक इसमें शामिल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ है, तिब्बत में बाढ़ है, नेपाल में बाढ़ है। तो काफी बड़ा नुकसान आपको हिमालयाज पे होता हुआ दिख रहा है। हिमालयाज को लेकर मैं एक साधु होते थे निगमानंद, जो कि अपनी मृत्यु शैया के ऊपर लेटे हुए थे और उन्होंने एक 5 से 7 मिनट का भाषण दिया था। उसके बाद 1-2 दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वो हिमालय को लेकर वो बात रख रहे थे। उन्होंने ये उनकी एक बात मुझे हमेशा जो याद रहती है, वो ये कहते हैं, बिल्कुल उनकी साधुओं जैसी बात थी और एक सच्चे साधु जैसी बात थी। उन्होंने कहा कि हिमालय को जितना ज्यादा आप लोग तंग करोगे, उतना बुरा जवाब वो इंसान को देगा। तो ये मतलब स्थिति आपको दिख ही रही है जिस हिसाब का जवाब दिया है। ये बहुत भयावह है। अलग अलग देश राहत और बचाव कार्यों के लिए मदद भेज रहे हैं। भारत ने भी एक जो विमान है उसकी फोटो साझा की है और ये कहा है कि एक उड़ान पहले जा चुकी है राहत कार्य के लिए और दूसरी उड़ान को अभी दूसरे विमान को भेजा जाएगा। तो स्थिति खैर बहुत बहुत ज्यादा खराब है। हर जो मुल्क है वो नेपाल को के इस दुखद त्रासदी में श्रद्धांजलि भी दे रहा है मरने वालों को और मदद की भी हर संभव कोशिश करने की बात कह रहा है। तो स्थिति बहुत, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बहुत खराब है। और अमेरिका ने भी $5 लाख की सहायता का ऐलान किया है और ये कहा है कि इमरजेंसी शेल्टर देना, पानी और खाने पीने की जरूरी चीजें हैं, उसके लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और अमेरिका के भी तकरीबन 54 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं गुरप्रीत।
जो कि टूरिस्ट थे और वो उनका पता नहीं लग रहा है, वो भी इस बाढ़ में लापता है। जी, जी। इससे आगे बढ़ें तो शायद भारतीय टैक्सपेयर्स को अपना कंधे और मजबूत कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि हम दूसरे लोगों का कर्ज उतारने के लिए ही आए हुए हैं। सुभाष चंद्रा जी मीडिया फाउंडर जो हैं, उनका 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है, और हँसने वाली बात ये है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको 6.5 करोड़ ही पे करने होंगे। बिल्कुल आपने कहा कि जो न्यूज़, जी मीडिया के जो संस्थापक हैं सुभाष चंद्रा, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। उसका मामला है ये। बार एंड बेंच के मुताबिक अलग-अलग कर्जदाताओं को एसएल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से एक रीपेमेंट योजना के तहत उनके मूल दावों का केवल 0.28% ही वापस मिलने की उम्मीद है। यानी कि सही आपने सुना, 22,000 करोड़ का सिर्फ 6.5 करोड़। इस योजना में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बहुमत के आधार पर मंजूरी दी है। वहीं आपको बता दें कि जो एल एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा को 6.5 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी दी है, और ये कहा है कि आपको सिर्फ महज इतनी ही जो रकम है ये चुकानी होगी। खैर, आपको मीडिया कारोबारी हैं और उनका जो जी न्यूज़ चैनल है वो आपको पता ही है कि मोदी की स्वामी भक्ति करता है और आंदोलनकारियों के खिलाफ पूरी अपन कहें कि ऐसी साजिशें गढ़ता है, वो आपको और हमको पता ही है। सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो एलआईसी को लगा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने तर्क दिया है कि उनसे 1322 करोड़ रुपए लिए गए थे और उनको सिर्फ 38 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे। तो एलआईसी, आपको पता है एलआईसी जीवन योजना, आपको पता ही है कि एलआईसी में जो लाइफ इंश्योरेंस होता है, भारत की एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनी है, जो उसके साथ उसका भी 1322 करोड़ हड़प गया है। तो बड़ा बड़ा अजीब है, पर खैर ये सच्चाई है। आपने सही कहा कि भारतीय टैक्स पेयर्स, भारतीयों की सेविंग आप कहिए, बल्कि सेविंग, क्योंकि आपको पता है कि एलआईसी जैसी जगहों पे या बैंकों में भारतीय अपनी सेविंग रखते हैं, जो कमाई से जो बचत होती है उसको वो एफडी के फॉर्म में या एलआईसी करवा लेते हैं या फिर लाइफ इंश्योरेंस के में लगा देते हैं। तो उनका पैसा कहीं ना कहीं सुभाष चंद्रा ले उड़े हैं, और उनकी एवज में सिर्फ 22,000 करोड़ की एवज में सिर्फ 6.5 करोड़। इससे बढ़िया स्कीम अगर आपको कहीं मिल सकती तो बताना। कई बार हम अपने बुलेटिन में जब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो कई बार मैं इनको, जो भारत के जो बिजनेसमैन हैं, कॉर्पोरेट हैं, इनको मैं दलाल कह चुका हूँ कि दलाल किस्म के हैं। ये भारतीयों के, जो भारतीय सरकार की मदद से, सरकारों की मदद से ये आम भारतीयों के पैसे को हड़प जाते हैं। कोई नया रिसर्च या फिर आविष्कार करके पैसा नहीं कमाते। जी। अगली खबर का रुख करें तो आरक्षण हटाओ आंदोलन में जेपी नड्डा आंदोलनकारियों से फिर से मिलेंगे। देखिए, केंद्रीय जो मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले नेताओं से जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। और आपको ध्यान हो इसमें जो एंटी रिजर्वेशन जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें एक हर्ष दुबे हैं, रण बहादुर सिंह चौहान है और मृत्युंजय पाठक हैं। ये बेसिकली इंडिया के जो अपर कास्ट लड़के हैं, ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा दी जाए, ये भारत की प्रगति में बाधा डाल रही है। और इसी को ले, ये बेसिकली आरएसएस बीजेपी बैक्ड मूवमेंट है और वही लोग करवा रहे हैं। अब उससे सरकार बात करने जा रही है। उन्होंने इस आंदोलन का नाम और अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं साझा की है, लेकिन आपको पता है कि जंतर मंतर पर पहुंचकर काफी लोगों ने जातीय आधारित आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया था। और देख ही रहे हैं आप कि जो स्थिति एंटी रिजर्वेशन आंदोलन की, वो सही वही पुराने जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा फैलाए हुए तर्क हैं वही दिए जा रहे हैं। देखिए गुरप्रीत, ये बात ये है कि देखने सुनने में अच्छा लगता है कि रिजर्वेशन हटाई जानी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन हटाने की तो हटाएंगे कैसे आप? जातिवाद तो खत्म कर नहीं रहे हैं। और इतनी इनइक्वालिटी है कि जो अपर कास्ट है उनका हर बड़े छोटे रिसोर्सेज पे ऊपर कब्जा है, ठीक है। उनका जो क्लास 1 जॉब्स है उनमें कब्जा है, बड़ी बड़ी
जिससे देश चलता है, ज्यादातर एसेट्स के ऊपर उनका कब्जा है। फिर आप बताइए कि आप गरीब को कैसे, आप जो ऐसी जातियां हैं जिनके जिनके पास रिसोर्सेज भी कम हैं और जिनको हिस्टोरिकली दबाया भी गया, और उनके साथ आज भी जो जातिवाद होता है, उनको फिर कैसे अपलिफ्ट करेंगे। आप अगर पिछले 70 से 80 साल का डेटा देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया भर में, जब यूनाइटेड नेशंस में भी ये बात हो चुकी है कि जो भारत का जो रिजर्वेशन सिस्टम है, उसने एक हद तक जो तथाकथित तौर पर जो निम्न जातियां थी, जो जो निचले जिनको निचली दर्जे की जातियां माना जाता था, उनमें एक अपवर्ड मोबिलिटी हुई है, उनमें सुधार हुए हैं, आपको पता ही है। और रिजर्वेशन खाली रिजर्वेशन नहीं है, नौकरी पाने का साधन भी नहीं है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए कि किसी एक ऑफिस में 5 अफसरों की पोस्टें खाली हैं। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो आपको पता ही है कि जिस हिसाब का जातिवाद रहा है भारत में, पांचों कुर्सियों पे जाके सवर्ण जाति के लोग बैठ जाएंगे। और वो आपको जातिगत भाईचारा ऐसा है भारत में कि कोई भी उस दफ्तर में काम करवाने जाएगा तो जो सवर्ण जाएंगे, उनकी जातियों के जाएंगे, उनके तो काम कर देंगे, और जो काम हो जाया करेंगे, और जो तथाकथित निम्न जाति के लोग जाया करेंगे, उनके काम नहीं होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो 5 कुर्सियां डली हुई हैं, उनमें आपको कोशिश करनी होगी कि हर वर्ग से जो लोग हैं वो उन पर बैठ पाए, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत होती है। और रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है, कोई मतलब ऐसे नौकरी देने का सिस्टम नहीं है ये खाली। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो उधर यूपी में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और मामले को बड़ी रोचकता से भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि उसने एक जो गाना गाया था कि अदालत में गोली मारने वाली कोई बात थी, उसको जोड़ा जा रहा है। इससे जिम्मेवारी भी ली गई है किसी की तरफ से? देखिए, ये जो लड़का है, ये बिल्कुल जो गन कल्चर के ऊपर गाने गाता था, नो डाउट हरियाणवी गाने गाता था, और वो मतलब गाना मैंने भी सुना है। दिल्ली एनसीआर के इलाके में जो हरियाणवी बोली जाती है, उस बोली में ये गाना गाने गाता था, हरियाणवी गाने गाता था। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था, और उसमें इसने गाना गाया था कि भरे कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, देखिए जज के भी आएंगे पसीने देखिए। यानी कि वो कह रहा था कि हम भरी कोर्ट में गोली मारेंगे और उससे जज को भी पसीने आ जाएंगे। तो ये गाना गाया था वो उस हालांकि गाना ठीक है, एक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार दिया जाए, अंकित को मार दिया जाए। तो अंकित की जो डेथ हुई है उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी। दूसरा, अंकित पॉलिटिक्स में भी सक्रिय हो रहा था। लोग कह रहे थे कि जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ेगा, और वो उसने पिछले दिनों रोड शो भी किया था, पोस्टर भी चिपकाए थे, और लोकल पॉलिटिक्स में सक्रिय नजर आ रहा था। तो खैर, आज वो जब कल वो जब जिम से निकला, उस समय उसकी गोली मारकर जो है वो हत्या कर दी गई है। और काफी उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई आपने हमने देखे कि कई लोग उसके गानों का उसको दोषी बता रहे हैं कि जैसे गाने गाता था उसी का शिकार हो गया है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ठीक है कि उसकी अभिव्यक्ति रही होगी, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि एक लड़के की, जो कि एक सिंगर था और पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहा था, उसकी उसको गोली मारकर हत्या की गई है। और उसमें जो हमलावर हैं वो उन्होंने तकरीबन 19 गोलियां चलाई हैं और फरार हो गए हैं। एसआईटी गठित की है पुलिस ने, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और इंस्टाग्राम पर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट भी आया है, जिसमें जिस व्यक्ति ने दावा किया है वो अपने आप को गोगी गैंग से जुड़ा हुआ बता रहा है। गोगी गैंग बेसिकली दिल्ली की ही एक गैंग है, गोगी दिल्ली एनसीआर की। तो उसी ने उसका कहा है कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पे जो उसके फोटोज हैं और जो वो घटना के बाद की जो विजुअल्स वायरल भी हो रहे हैं, और लोगों ने हाईवे जाम भी किया, लेकिन कई घंटों के बाद परिवार को समझा के जो हाईवे है वो खुलवा दिया गया था। खैर, ये बड़ा आपको ध्यान हो कि 2016 के आसपास ये जो लड़का था ये स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिव था, बीपीएड करने के लिए गया था, और शुरुआती स्ट्रगल रहा 2018 में। फिर ये हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में चला गया था, एक्टिंग वगैरह करता था, वीडियो बनाता था, गाने बनाता था, और एक ठीक ठाक इसने नाम कमा लिया था। तो खैर, गन कल्चर का तो मामला है ही, लेकिन मामला ये भी है कि अगर कोई मान लीजिए कि ठीक है कि उसकी जो कला है उसको आपको ना पसंद आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मार देंगे। तो
देखते हैं कि क्या मामला रहता है। लेकिन जो हत्या का कनेक्शन है वो हरियाणा से बताया जा रहा है, और गोगी हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से, और गोगी गैंग का नाम इसमें आ रहा है, जुड़ रहा जी। और इससे आगे बढ़े तो उधर उत्तराखंड में जो मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेज पर जाने के बाद उसका शुद्धिकरण किया गया था, उसके बचाव में उतरे हैं भाजपा के कुछ अध्यक्ष। है। और देखिए, उत्तराखंड बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर निशाना साधा है। तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि हल्द्वानी में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जनसभा के बाद मंच पर किया गया शुद्धिकरण अनुष्ठान का बचाव वो ठीक था। वो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं होता, वे ही ऐसे मामलों को उठाते हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और बांटते हैं। खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में हुई थी, वहां का रामलीला मैदान अपवित्र कर दिया गया। जिस स्थान पर राम मंदिर है वहां ऐसे नारे लगाए गए जिन्हें नहीं लगाया जाना चाहिए था, वह स्थान प्रदूषित हो गया था और फिर उसका शुद्धिकरण किया गया। तो खैर, खड़गे साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई मैं एक दलित नेता हूँ और मैं वहां पे रैली करके आया हूँ, आप मंच पवित्र कर रहे हैं ये कह के कि अरे ये तो बहुत पवित्र जगह थी, यहाँ इस पे तो दलित चढ़ गया, इसलिए शुद्धिकरण जरूरी है। तो यही बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं। खैर, जो भट्ट है बीजेपी बड़ी, अब इसको ऐसे बोली नहीं नहीं, वो हम कास्ट को लेकर नहीं हम उसको शुद्धिकरण किया, ये तो ऐसा ही था। वो तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो देवभूमि में अपने ही नेताओं का मजाक बनाते हैं, इसलिए हमने उसका शुद्धिकरण किया। तो मतलब बीजेपी के पास कोई इसके लेकर कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। साफ दिखा, राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा इमोशनल होके कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं इसे कभी राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, मैं कई वर्षों से पार्लियामेंट में हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ और इससे पहले लोकसभा में था, मैंने कभी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने कभी यह कहकर मदद या सुरक्षा नहीं मांगी कि मैं अनुसूचित जाति से हूँ या मैं दलित हूँ। मेरे अंदर लड़ने की ताकत है, मैं लड़ता भी हूँ। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में लाखों लोग मौजूद थे, उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया था। मैंने केवल सरकार के मुद्दे को दोहराया था। लेकिन मेरे भाषण के बाद आपने मंच जो वहां पर स्टेज सजा था हल्द्वानी में, मंच पर शुद्धिकरण अनुष्ठान करके मेरा अपमान करने की कोशिश की, मुझे छुआछूत का एहसास कराया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूँ राज्यसभा में। तो ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया था। और हालांकि नड्डा ने तो पार्लियामेंट में ये कह के जान छुड़ाई थी कि भाई हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए कहाँ कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी हैं वो तो खुले घूम रहे हैं, और जो वहाँ की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, वो साफ तौर पर आप देखिए कि उन जिन लोगों ने ऐसा किया उनके साथ खड़ी नजर आ रही है। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो उधर संयुक्त राष्ट्र समिति ने भारत में नस्लभेदी जातिगत भेदभाव और अल्पसंख्यक शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार पर चिंता जताई है। सिर्फ देखिए चिंता जताना काफी होगा सर? देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ करता भी है। खैर, संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति है, CERD। उन्होंने भारत में वंचित जातीय समूहों, स्वदेशी और आदिवासी समुदायों, हाशियों पर रहने वाले जाति समूहों, मुस्लिम प्रवासियों और शरण मांगने वालों के खिलाफ भारतीय कानून, जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, उनका बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघनों पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। समिति ने भारत की नागरिकता और प्रवासन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने की भी सिफारिश की है। मंगलवार को जारी अपने एनालिटिकल टिप्पणी में समिति ने कहा कि उसे भारत में कानून प्रवर्तन अभियानों के दौरान नस्लीय भेदभाव से प्रेरित हिंसा, बल के अत्यधिक प्रयोग, न्यायोत्तर हत्याएं होते हैं, कस्टोडियल डेथ्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बेसिकली, उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना मनमानी और लंबे समय तक हिरासत, यातना और दुर्व्यवहार और यौन हिंसा की रिपोर्ट मिली है। तो खैर, CRD ने अधिकारियों से इस संकट से तत्काल और प्रभावी ढंग से निपटने का आग्रह करते हुए कहा है कि इसके लिए गहन और निष्पक्ष जांच, कथित अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाना, पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा और अन्य प्रकार की क्षति पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो खैर देखिए, बहुत कुछ चीजें तो आपको पता ही है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनके साथ किस किस्म का व्यवहार और किस किस्म की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, वो हमको पता ही है। बांग्ला भाषी मुसलमानों का मामला हो या शरण मांगने वाले जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं तो उनको अवैध प्रवासी घोषित किए जाना,
उनको डिटेंशन सेंटर्स में जाने डालना, ये सब घटनाएं हम देखते ही हैं। रोहिंग्या जो भारत में शरणार्थी हैं, उनके साथ उनकी झुग्गियों तक जला देने की खबरें और रिपोर्टें हमने देखी। उनको उनको उनका मॉब लिंच किया जाना, उनको पीटा जाना हिंदुत्व की भीड़ द्वारा, ये सब हम देखते ही हैं। और जातीय भेदभाव को लेकर भी आपने बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं कि पानी पीने, मटके से पानी पीने के ऊपर ही एक मेघवाल लड़के को राजस्थान में मार दिया गया था। ऑनर किलिंग के मामले हैं, दलित तो वो आदिवासियों के विस्थापन और भूमि अधिकार के जो मामले हैं। तो ये जो रिपोर्ट है काफी बड़ी है, इसमें भारत के जो ये पॉइंटर्स हैं, ये सारे हाईलाइट किए गए हैं कि किस किस किस्म से चीजें हुई हैं और कैसे, मतलब जो एनजीओज वगैरह है उनके एफसीआर भी कैंसिल किए गए हैं, जो मानवाधिकार एजेंसी थी जो वहां पर काम करती थी। तो बहुत बहुत ऐसे पॉइंट्स इस रिपोर्ट में है, जिसमें भारत में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ और जो शरणार्थियों के खिलाफ और जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसके बारे में जिक्र है। जी। और उधर यूपी सरकार लगातार अपने तेवर दिखाती जा रही है। जो भी सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर पहले पत्रकार और अब नेताओं की बारी भी आ गई है एफआईआर दर्ज होने की। देखिए, कई जिलों में ऐसे मामले आए हैं जहां पर सरकारी स्कूलों की बदहाली और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सुविधाओं की जो कमी की वीडियो बना के डाली गई सोशल मीडिया पर, उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें एक पत्रकार का भी मामला है, पत्रकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी है, कई वर्कर्स का मामला, कई नौजवान कार्यकर्ताओं का भी मामला है। तो उत्तर प्रदेश के मतलब अगर मैं जिलों की बात कर लूँ जहाँ जहाँ ये हुए हैं, तो एक तो देवरिया का मामला है, गाजियाबाद का, गौतम बुद्ध नगर का, हरदोई, हाथरस, मेरठ, लखनऊ, अमेठी, सिद्धार्थनगर, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। और स्थानीय जो कार्यकर्ता वगैरह हैं, उन्होंने, नौजवान हैं, उन्होंने सिर्फ वीडियो बना के डाले हैं कि देखिए कितना बुरा हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये कार्रवाई 22 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को सरकारी स्कूलों से जुड़े फर्जी और भ्रामक वीडियो प्रसारित कर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद शुरू किया। यार अब मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सरकारी स्कूलों में अगर खराब है, वीडियो डाल दी, तो वो कैसे फर्जी हो सकती है वीडियो। तो आप ऐसे तो किसी भी वीडियो को फर्जी बता के आप करते हैं। तो अब इसमें तो आम आदमी पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है इमरान लतीफ, उनका नाम भी शामिल है ग्रेटर नोएडा में, उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है, संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसा बहुत अजीब है। और एक लखनऊ में तो डिजिटल समाचार चैनल है जमीनी खबर, तो उसके पत्रकार है अमित यादव, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसने सरकारी स्कूल के टॉयलेट्स और पानी की पीने की जो कमी है उसको दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था और साझा किया था। उसके खिलाफ 3 धाराओं में मुकदमे दर्ज किए। तो ये स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो मतलब योगी आदित्यनाथ ने खुला ही कह दिया कि कोई भी अगर वीडियो बनाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, और उसी के बाद ये एफआईआर दर्ज की जा रही है। जी। और इससे आगे बढ़े तो पुलिस के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर घातक बल प्रयोग का इस्तेमाल हुआ था, इसकी पुष्टि हो गई है अभी। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें एविडेंस लैब ने में वीडियोज और तस्वीरों से जुटे जो सबूत थे उनको उन्होंने टेस्टिंग करवाई और पुष्टि की है कि दिल्ली और बिहार में बिहार के सीवान में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पैलेट गन, आंसू गैस, ग्रेनेड, लाठियां, बिजली का झटका देने वाले उपकरणों जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। तो आप सोच के देखिए कि कितना, एक तरफ तो पार्लियामेंट में बड़े चौड़े होके बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कोई पैलेट गन नहीं चली है, दूसरी तरफ मतलब आरटीआई में जवाब आया तब 10 कम से कम 10 लोगों नौजवानों का ये आया था कि हाँ भाई पैलेट गन का यूज हुआ है। खुद अस्पताल वालों ने कहा, उसमें तो एक पत्रकार भी शामिल था आउटलुक का, उसके बारे में हम लगातार बात की भी है। और एक एफआईआर आपको पता है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी जाके पार्लियामेंट थाने में दर्ज करवाई है। 17 वीडियोस की जो अपन कहें कि जांच करवाई है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एविडेंस लैब से। और उसमें ये आया कि आरएफ से जुड़े हुए और सीआरपीएफ से जुड़े हुए जवानों की पहचान की गई है जिनके शॉट गन से डेथ हुई है। तो डेथ कह रहा हूँ, जिनके शॉट गन से नौजवानों के शरीरों में छर्रे लगे हैं और 15-15, 20-20 छर्रे लोगों के
नौजवानों के शरीरों में देखने को मिल रहे हैं।